नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं ये पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 में है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। काफ़ी शानदार किताब है, बहुत ही अच्छा मैटर है इसमें, और राजस्थान से जुड़े हुए सभी कंपटीशन एग्जाम में ये उपयोगी है। काफ़ी शॉर्ट में, एक तरह से शॉर्ट नोट्स है ये मान लीजिए आप एक तरह से। तो हमने इसका पहला पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, राजस्थान के जनपद हैं, वो सब करीब 20-30 मिनट का वीडियो था। अब हम देख रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि प्ले लिस्ट में जाके आप वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, या इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन है जहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ इसकी PDF और इसका जो वीडियो है रिवीजन के लिए PDF या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वो देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका टेस्ट पेपर, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखे हैं, बहुत ही शानदार 100 क्वेश्चन। वो आप यस गुरु ऐप जो है उसमें आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो राजपूतों की उत्पत्ति, तो राजपूतों ने राजस्थान में लंबे समय तक, राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत के कई इलाकों में लंबे समय तक राज किया। करीब 500 वर्षों तक इनका जो शासनकाल रहा, एक तरफा लगातार। तो ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी क्या ये प्राचीन जो क्षत्रिय थे, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन क्षत्रियों में से हैं, या भारत में बहुत सारी विदेशी जातियां व्यायशक, हूण, कुषाण, उनके वंशज है, या ये ब्राह्मणों से जो है आगे जाकर क्षत्रिय बन गए, यानी ब्राह्मणों ने जब राजपाट अपना लिया। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने भी तो शासन किया था, ऐसे ही हो सकता है कि ब्राह्मणों के वंशज हो या मिश्रित हो। तो अलग अलग जो इतिहासकार है, विद्वान है, वो अलग अलग मत रखता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से ऐसा पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि दशरथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति जो है किस कथन से मानते हैं। तो आप सोचेंगे दशरथ शर्मा तो ब्राह्मण बताया होगा, ऐसा नहीं है, वो ब्राह्मणों से नहीं मानते। तो इस प्रकार का और भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। आपको याद होगा हर्ष का शासनकाल 606 से 647 तक रहा, और ये उत्तरी भारत का एक छत्र राजा था। इसके समय हवेनसांग चीनी यात्री आया था, और हर्ष जब तक था तब तक तो कोई दूसरा राजा नहीं आया, दूसरा कोई क्षेत्रीय शासक। हर्ष की मृत्यु हो गई 647 में। राजधानी थानेश्वर थी, फिर कन्नौज भी थी। उसके बाद भारत की जो राजनीतिक एकता है, जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, गुप्त काल याद है ना आपको, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय इत्यादि, वह अब पुनः समाप्त होने लगी। यानी हर्ष के बाद में कोई एक ऐसा राजा नहीं आया जो सभी लोगों को एकजुटता में बांध सके। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। राजपूत यानी राजाओं के पुत्र, यानी कि इनके जो पूर्वज है वो कहीं ना कहीं राजा रहे थे। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास, ये पूर्व मध्यकाल क्या होता है, जैसे संपूर्ण भारत को हम 3 भागों में बांटते हैं इतिहास को। तो एक तो हो गया प्राचीन इतिहास, जो कि हम हर्ष तक मान लेते हैं, और उसके बाद में हो जाता है मध्यकालीन इतिहास, जो कि मध्यकालीन जो इतिहास है वो दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है 1206 से। तो ये हर्ष और मध्य के बीच का जो है उसे हम पूर्व मध्यकालीन इतिहास कह सकते हैं, यानी ये जो 600-700 साल का समय था। तो इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। तो ये शब्द आपको याद रखना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो हाईलाइट किया हुआ ना, सीधा आपके दिमाग में छप जाता है, और आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रिवीजन कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो। और रेट का एग्जाम दे रहे हैं तो अभी नोट्स इनके नहीं बनाएं, केवल एक बार पढ़कर रिवीजन से ही काम चलाएं। तो पूर्व मध्यकालीन जो समय था वो राजपूत काल कहलाता है। समय भी हम इसकी बात करेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ, V.A. स्मिथ, ये अंग्रेज इतिहासकार है, और इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इन्होंने ही, याद होगा आपको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये कहते हैं कि वे यानी राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक, यानी 1206 ईस्वी तक, या तराइन के युद्ध 1192 तक इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक की समाप्ति
तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। तो ये बहुत ही आपको याद होगा इजीली, ये हर जगह सिलेबस में दिया रहता है कि 7वीं से 12वीं सदी का राजपूत युग। अब ये 7वीं सदी का क्या मतलब होता है? 600 से लेके 700, ये जो 100 सालों का समय है और जहाँ ये समाप्त होता है वहाँ से इसको बोला जाता है 7वीं सदी। जैसे अभी ये 2100 पे समाप्त होगा 2000 ये वाला, तो ये वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है। तो 600 650 के बाद से लेके और 1100 1150 तक, यानी 1192 हो गया था ना तराइन का युद्ध, तो समाप्ति तक तो आपके समझ में आ गया होगा। 500 सालों का समय जो था वो राजपूत युग कहलाता है। अब ये राजपूत कौन थे? जैसे मान लीजिए चौहान, चालुक्य, गहड़वाल, ठीक है, परमार, तो ये राठौड़, ये कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है, यानी इनके पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए थे? विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा यानी GH ओझा, ये राजस्थान के इतिहासकार माने जाते हैं और इन्होंने कई राज्यों का इतिहास लिखा है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में ओझा क्या कहते हैं? राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, क्योंकि राजपुत्र ये तो प्राचीन काल में भी चलता था। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य का चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे कालिदास के नाटक हो, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, याद रखना, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र यानी हर्ष के दरबार में रहने वाला विद्वान था ये। और एक किताब और है इसी की, बाणभट्ट की कादम्बरी। हर्ष ने खुद ने भी 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और तीसरा आप कमेंट करें देखें। चीनी यात्री ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो है वो भी हर्षवर्धन के समय आया था, मैंने बात की थी। उसने भी राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है, तो ध्यान रखना ह्वेनसांग ने भी राजाओं के लिए राजपूत यानी राजपुत्र शब्द प्रयोग में लिया है। हालांकि एक चीज़ और ध्यान रखना, राजपुत्र संस्कृत का शब्द है। राजपूत ये जो आए थे मुस्लिम, अरबी वगैरह, वो उनके शब्दकोश में तरह वो नहीं बोलते, तो तरह को वो तय ही बोलते हैं, तरह को। जैसे रशियन में जो है तय नहीं बोला जाता, तय ही बोला जाता है। अंग्रेज लोग तय नहीं बोलते, तय बोलते हैं, तय उनके है ही नहीं शब्दकोश में। तो इस तरह से डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। क्यों? ओझा कहते हैं वो क्षत्रिय है, मगर कई लोग जो कहते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं, वो विदेशी भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब राजपूत जो शब्द है वो मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है बोली चाली के हिसाब से। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम विद्वानों को देखेंगे। चलो देखते हैं। तो पहला मत है कि वैदिक आर्य, वैदिक काल में जो आर्य थे, ऋग्वेद वगैरह, तो वो जो आर्य है वो ही आगे जाकर पुनः शासक बन गए, तो वो उनकी संतान। तो GH ओझा और CV वैद्य, देखो वैद्य वैदिक बहुत याद रह जाएगा, ओझा, तो ओझा और वैद्य दोनों याद रख लेना आप। राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण से मानते हैं। उनके कथना अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह ही अश्व यानी घोड़ा, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, बलि वगैरह में विश्वास रखते हैं, सुडोल लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, गठन लंबी नाक लंबा सिर, यानी एक तरह से शारीरिक रचना के आधार पे, उनकी धार्मिक मान्यता, उनकी संस्कृति, उनके विश्वास के आधार पे GH ओझा और वैद्य। तो आप याद रखना ये, तो वैदिक आर्यों के संतान, तो वेद से याद रख लेना, वैद्य और ओझा ये दोनों कहते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है सीधा सीधा। अब है अग्निकुंड। अग्निकुंड का क्या मतलब है कि जैसे एक ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने ये अग्नि का कुंड, मान लीजिए यहाँ पे वो हवन कर रहे हैं, ऐसे आज ज्वाला निकल रही है, ठीक है, हवन कर रहे हैं, तो इस अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए, ठीक है। अब आप कहेंगे आज के वैज्ञानिक युग में कि इस अग्निकुंड से कोई योद्धा उत्पन्न हो सकते हैं क्या? तो इसमें फिर थोड़ा एडिट और कर दिया कि हवन हुआ और हो सकता है कि उनको शुद्ध करके क्षत्रिय वर्ण में ले लिया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलो अब इसको पढ़ते हैं अपन। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? वो दिया है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को आप जानते हैं, इसकी रचना है पृथ्वीराज रासो, और
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, लेखक थे। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय। समय याद होगा आपको, 1178 से 1192। इन्होंने 1191 और 1192 में 2 तराइन के युद्ध किए थे। पहले में पृथ्वीराज जीते और दूसरे में पृथ्वीराज हार गए और मारे गए, गौरी जीत गए। ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो आपको याद रखना, अग्निकुंड वाला कौन है? पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर यानी माउंट आबू पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य ये ऋषि वहाँ यज्ञ वगैरह करते थे। तो इन अनुष्ठानों को राक्षस, अब यहाँ राक्षस का तात्पर्य ऐसे अनार्य लोग या ऐसे लोग हो सकते हैं जो दुश्मन हो, वो इनको हवन नहीं करने देते थे, मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे, ऋषियों को परेशान करते थे। तो वशिष्ठ मुनि ने, ये याद रखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो, इससे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। ठीक है, जब ये तीनों भी रक्षा नहीं कर पाए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा और उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। अब चूंकि चंद्रबरदाई चौहान राजवंश में रहते थे, इसलिए इन्होंने अपने वाले वंश को जो है और शक्तिशाली बताया है। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मानव की। तो 4 राजवंश, तो अपने को यहाँ जीके की दृष्टि से क्या याद रखना है कि इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में 4 योद्धा उत्पन्न हो गए। अब वो चुपचाप यज्ञ करने लग गए। तो एक ट्रिक मैंने बनाई है, चुपचाप की बजाय चौपचाप। चौपचाप, तो चौ से चौहान, परमार, चालुक्य, प्रतिहार। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आरएस प्री एग्जाम से लेकर हर एग्जाम में पूछा गया है। 4 में से 4 ऑप्शन बनते हैं, एक कोई गलत दे देते हैं, उसमें गहड़वाल डाल दिया, कोई और डाल दिया। तो आपको याद रखना है चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार, 4 राजवंश। यज्ञ किसने किया? वशिष्ठ मुनि ने। कहाँ किया? आबू पर्वत पर। कौन कह रहा है ये बात? चंद्रबरदाई। क्या ये प्रामाणिक है? ये प्रामाणिक नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि द्वारा यज्ञ कुंड से बताई है। अब यहाँ एक अंग्रेज विद्वान और है, जिसका यहाँ इन्होंने नाम नहीं दे रखा, जेम्स कुक या क्रुक। क्रुक कहते हैं कि यह कथन सही है, हालांकि अग्निकुंड से वो उत्पन्न नहीं हुए, मगर उन्होंने, हो सकता है कि कोई 4 अच्छे योद्धा, अच्छे बलशाली लोग हो, उनको लिया हो और उनको यज्ञ करके उनको शुद्ध करके, यानी उनको एक तरह से क्षत्रिय धर्म ग्रहण करवा दिया हो। तो कुक इसको ऐसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अब यहाँ हम ट्रिक बनाते हैं। देखो ट्रिक ऐसे याद रहेगी आपको कि कुक यानी कुकिंग करते हैं। कुकिंग कैसे होती है? अग्नि पे होती है ना, बिना अग्नि के हो नहीं सकती। दूसरी बात, अग्नि से कई बार हम कुकिंग करते हैं तो हाथ वगैरह जल जाता है। तो मारवाड़ी में कहते हैं रासो, मतलब समस्या होगी, अल्लाह हाथ बढ़ गयो, रासो हो गयो, तो रासो हो गयो मतलब मुसीबत होगी। हालांकि यहाँ रासो का तात्पर्य है साहित्य। ठीक है, पृथ्वीराज रासो रचना, जीवन चरित्र से संबंधित है ये। तो ये ट्रिक मैंने बनाई है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कुकिंग कर रहे थे तो हाथ जल गया, तो कि अल्ले रस हो गया, कुछ चुपचाप रहो, कोई बताओ मत। ठीक है, तो इस तरह से आप मारवाड़ी से ट्रिक याद करके इसको कर सकते हैं। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा के अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः है प्राचीन काल में क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी जैसे भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्ति जैसे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, विदेशी आक्रमणकारी शक्तियाँ भी थी ना, जैसे शक, हूण, युचि आदि, अग्नि करके शुद्ध करके शामिल कर लिया हो। ठीक है, अब है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, कि ये जो है ब्राह्मणी थे और राजा बन गए तो क्षत्रिय कहलाए। अब ये बात कौन कहता है? ये बात करते हैं डॉक्टर D.R. भंडारकर। ये केवल गुहिल राजपूतों की, गुहिल राजपूत कौन से? मेवाड़ वाले, बप्पा रावल आदि, फिर महाराणा प्रताप, और वो भी गुहिलों की रावल शाखा से पहले वो थे, फिर सिसोदिया शाखा से थे महाराणा प्रताप आदि। तो गुहिल मेवाड़ वाला राजघराना, उसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है, सभी की नहीं, केवल गुहिल राजपूतों की।
इनका ये भंडारकर जो है वो बिजोलिया शिलालेख का उदाहरण लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में, उस शिलालेख पर लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अब यहाँ चौहानों को भी, यानी वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक थे और 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली थी। तो वासुदेव चौहान को भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, तो एक तो चौहान और एक गोहिल, यह आप दोनों याद रखना यहाँ पे, इनको जो है इन्होंने क्या बताया है, ब्राह्मण बताया है। इसके अतिरिक्त इनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। ठीक है। गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुइलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। तो D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा दोनों ही ब्राह्मणों से मानते हैं। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में, कुंभा ने भी लिखी है जयदेव की गीत गोविंद की टीका। जयदेव कौन था? जयदेव खुद एक लेखक थे जो कि सेन वंश बंगाल में लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन, तो उन्होंने जो किताब लिखी उस पर टिक्का मतलब उसकी व्याख्या कुंभा ने लिखी है। उसमें वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। तो अब इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं जब कुंभा स्वयं कह रहा है अपने पूर्वजों के बारे में। किंतु कुछ इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा जो है वो इस मत को स्वीकार नहीं करते। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2015 वाली भर्ती में। तो दशरथ शर्मा जो है, अब आप सोचेंगे ये शर्मा है तो ब्राह्मण बता रहेंगे, ऐसा नहीं है। गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण बताते हैं, भंडारकर ब्राह्मण बताते हैं, मगर दशरथ शर्मा नहीं मानते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित जो पुजारी का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। एक किताब आती है कॉलेज में कालूराम शर्मा व्यास की, उसमें विस्तार से समझाया गया है इसको, उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो। अब है विदेशियों की संतान। विदेशियों में भी ध्यान रखना, कुछ राजपूतों को भंडारकर भी विदेशी बताते हैं, ध्यान रखना। हालांकि यहाँ नहीं दिया गया क्योंकि ये थोड़े शॉर्ट नोट्स है इस किताब में एक तरह से। विदेशियों की संतान, तो विदेशी जो आए थे इसमें मानने वालों में टोड है, कुक है और स्मिथ है। कुक आप कहेंगे यज्ञ, बिल्कुल। कुक ने कहा कि विदेशी थे उनको यज्ञ करके शुद्ध कर दिया। ठीक है। अब राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड जानते हैं आप अच्छे से, जेम्स टोड जिसने मेवाड़ की थर्मोपल्ली आदि जो शब्द कामे लिए हैं, और किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक किताब और है इनकी, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप कमेंट करके बताएं। पहला जो सवाल मैंने पूछा था, हर्ष के 3 नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। टोड क्या कहता है? राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। तो ये कथन याद रखना आप, किसका है? टोड का है ये। ठीक है। टोड कहता है कि शक या सीथियन। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अग्निकुंड वाली कहानी तो ये भी मान लेता है। ठीक है, उनका मत है, यानी अग्निकुंड वाले का तो इन्होंने क्या है वो एक बहाना बना लिया कि ठीक है वो यज्ञ किया होगा, कि इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित किया है। उनका मत है कि विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई थी, और इन्हीं विदेशी जातियों को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक और सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों की रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं। आपको याद होगा शक छत्र, रुद्रदामन वगैरह, ठीक है ना, उसका अभिलेख जूनागढ़, उस झील का निर्माण किया, वो शक हो गए। सीथियन भी इनके साथ ही थे। हूणों में जैसे मिहिरकुल ऐसे नाम आते हैं, उसमें तोरमाण, स्कंदगुप्त के समय हमला हुआ था। तो ये कहते हैं कि इनके जो रीति रिवाज जैसे अश्व पूजा, घोड़े को सत्य के रूप में माना, अश्वमेध यज्ञ करना, अस्त्र शस्त्र तलवार इत्यादि की पूजा करना, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना, दोनों जातियों में है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ जो पहले ऊपर कथन आया था, लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है।
तो यहाँ 2-3 बातें आपको याद रखनी है। स्मित कहते हैं हूणों से, स्मित हूण, ठीक है। स है, कैसे भी आप याद रखना। टोड सक, ठीक है, टोड वाले कथन पे सक है। और क्रुक कहते हैं यज्ञ से उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम, राजपूतों ने स्वयं को कभी भी विदेशी नहीं बताया। भाई वो भी अगर कहीं ना कहीं अपना उल्लेख तो करते कि हम वहाँ अफगानिस्तान या चीन या मध्य एशिया कहीं से थे। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। सूर्यवंशी यानी भगवान राम के और कृष्ण के वंशज मानते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या शीतन के साथ तुलना करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक और कुषाणों के आने से पूर्व भारत में प्रचलित थे। जैसे सूर्य की पूजा भारत में पहले से भी होती थी, अश्वमेध यज्ञ बहुत पहले होता था, ठीक है। तो अस्त्र शस्त्र की पूजा ये सब महाभारत काल में भी थी। तो इसलिए केवल इस आधार पे इस कथन को नहीं मान सकते। तो अब किसको मानेंगे, चलो आगे देखते हैं किसको मानेंगे। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। ये लो, दोनों बातें आ गई। भारतीय आर्यों के वंशज है मगर विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, क्योंकि विदेशी यहाँ आ गए थे और भारत के लोगों से घुल मिल गए थे। इसलिए हम जो है पहचान नहीं सकते कि कौन जो है इनमें से विदेशी है और कौन भारतीय है। इस तरह से वो भारत के ही हो गए। जो भी शक, कुषाण यहाँ जो भी आए, चाहे मुस्लिम आए, सब भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आई, स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया और हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है, अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में चल नहीं सकती। उनकी सूर्य और चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। सबसे बड़ी बात यह है, महाकाव्य काल यानी रामायण और महाभारत में जो क्षत्रियों की परंपराएं दिखाई गई है, उन परंपराओं का उन्होंने निर्वहन भी किया और उनको उन्होंने अपने जीवन में भी अपनाया, चाहे वो वचनबद्धता हो, सत्यता हो, वीरता हो, और उन परंपराओं को जिंदा भी रखा और उनको जिया भी। तो ये यहाँ पे बात आई कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। एक बार हम रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से था राजपूतों की उत्पत्ति। तो इसमें देखिए मित्रों, एक तो है इसमें क्या आ जाता है, 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। और GH ओझा जो है, ओझा और वैद्य, इनको वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। अग्निकुंड से चोपचाप रासो, याद है ना आपको, कुक, तो चंद्रवरदाई और वशिष्ठ मुनि, ऋषि वशिष्ठ, यज्ञ माउंट आबू, 4 वंश, चौहान, चालुक्य, प्रत्यार, परमार, जेम्स कुक भी इस कथन को मानते हैं। और ब्राह्मणों से उत्पत्ति DR भंडारकर, ठीक है। उसके अलावा गोपीनाथ शर्मा, और एक बिजोलिया का शिलालेख का हवाला दिया है। बिजोलिया में चौहानों को बताया है। कुंभा ने स्वयं ने ब्राह्मण गुहेदत्त के संतान माना है, नागर ब्राह्मण। दशरथ शर्मा ब्राह्मणों से नहीं मानते। विदेशियों की संतान में टोड शक से, स्मित हूण से आदि मानते हैं। और अंतिम रूप से, सार रूप से ही कहा जा सकता है कि राजपूत जो है वो आर्यों के वंशज भी है, जिसमें विदेशी रक्त है, यानी मिश्रित भी है। आर्य भी है और मिश्रित भी है, जिसे अलग करना बहुत मुश्किल काम है। और महाकाव्य काल के परंपराओं को बनाए रखा है, डॉक्टर कानूनगो का कथन है। अब आता है राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंशों का परिचय। थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं। तो अब प्रमुख राजपूत राजवंश जो है उसमें जैसे चौहान है, इसमें गुइल है, परमार, प्रतिमार, गुर्जर, प्रतियार है, ठीक है। इन सब के बारे में इस किताब में आपके दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट। जहाँ 10वीं के विद्यार्थी है वो तो इस वीडियो से एक्सप्लेन समझ ही लेंगे। कंपटीशन वाले विद्यार्थी उनको तो सीधे फैक्ट याद रखने हैं। मैं एक्स्ट्रा आसपास की बातें भी बताने का प्रयास करता हूं ताकि कोई क्वेश्चन आपके बचे नहीं। गुहिल वंश व इसके प्रतापी शासक। गुहिल वंश कहाँ पर था भाई? मेवाड़ में था। तो आज जो जैसे उदयपुर है,
राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, ठीक है, ये जो क्षेत्र था, जैसे कि उदयपुर संभाग ही मान लो, डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़ दो भले, तो ये क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। एकदम आज का बॉर्डर वो नहीं मान सकते, मगर हम दक्षिणी राजस्थान का वो हिस्सा। और आपको मैप के हिसाब से दिखाऊं तो मैप बनाना तो बहुत ही आसान है राजस्थान का, एक प्लस का चिन्ह बना के, और जो आप आराम से ये इस तरह से। तो अब हम इसमें बात करें तो ये जो इलाका है एक तरह से, ये इलाका हम मान सकते हैं कि ये प्राचीन काल में मेवाड़ था, और यहाँ पर वंश था गोहिल, या हम इसको कह सकते हैं गहलोत, ठीक है। अब आप इनको गहलोत जो एक, अब जैसे श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो वो जाति से माली है, वो जाति अलग है, ये राजपूतों में भी गोहिल या गहलोत थे, ठीक है। फिर एक बात और है कि विश्व पर सबसे लंबे समय तक, करीब 1500 वर्षों तक लगातार राज करने वाला एकमात्र राजवंश ये वंश है। अगली बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो गोहिल थे, ये इसमें जैसे गोहिल या गहलोत है, फिर बप्पा रावल है, ऐसे कई शक्तिशाली शासक आए, क्षेत्र सिंह है, ऐसे। उसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक था, ये अपने नाम के आगे रावल लगाते थे, रावल रतन सिंह। पद्मिनी वगैरह आपको याद होगा कहानी, 1303 अलाउद्दीन का हमला, गोरा बादल, ठीक है, वो भी सब आगे आएगा। और इसके बाद इसमें इनकी जो रावल शाखा है वो रतन सिंह के साथ ही समाप्त हो गई। वंशज ये थे, इन्हीं के एक ब्रांच, यानी इन्हीं के परिवार के लोग थे जो सिसोदा ठिकाने के रहने वाले थे, तो फिर वो कहलाए सिसोदिया। उनका पहला शासक रतन सिंह के बाद आया हमीर, ठीक है। हमीर चौहान रणथंभौर का अलग है, ये है हमीर सिसोदिया। ये राणा लगाते थे अपने नाम के आगे, तो राणा प्रताप, राणा सांगा, है ना, इसी तरह से राणा, हमीर, सिसोदिया। अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ। साइड में ले लेते हैं इसको, थोड़ा जूम भी कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो देखने में, पूरा ख्याल रखते हैं आपका। गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल, ये याद रखना, अबुल फजल कौन था भाई, ध्यान आपको। अबुल फजल था अकबर का दरबारी लेखक, और इसकी किताब है आईने अकबरी, आईने अकबरी या अकबरनामा। अबुल फजल है वो, याद रखो, जैसे कटारगढ़ के बारे में कहता है कि दुर्ग इतना बुलंदी पर है कि सिर की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। दुर्गों के बारे में पत्थर की टांगें ले जा सकती है, ये अबुल फजल के कथन है। और ये ऐसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाता था, बहुत ताकतवर था, रोज़ का 22 किलो भोजन खा जाता था, ये कि नहीं होता ना। तो ये अबुल फजल कहता है कि ईरान के शासक नौ से खां के संबंधित है। अब अबुल फजल अपने हिसाब से इनको मुस्लिम, यानी ईरानी, मुस्लिम पारसी हो गए वैसे ही, नौ से खां, ईरान के शासक नौ से खां का वंशज बताता है। जबकि कर्नल टॉड इन्हें वल्लभी एमपी या गुजरात है ना, के शासकों से संबंधित मानता था। नैणसी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। मुहणोत नैणसी, याद है ना आपको, किताब है नैणसीरी ख्यात, और एक किताब है मारवाड़रा परगनारी विगत, मारवाड़रा परगनारी विगत। ये किसके दरबार में रहते थे नैणसी, बता सकते हैं? कमेंट करो, आप कमेंट करो, इधर मैं बताता हूँ। ये रहते थे जसवंत सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे, जिनकी जमरूद में मृत्यु हो गई थी। फिर औरंगजेब ने खासला घोषित कर दिया था। फिर इनके दो पुत्र हुए थे, दलथमन और अजीत सिंह। फिर अजीत सिंह की रक्षा की थी दुर्गादास ने, वो उन्हीं के दरबार में थे नैणसी। गोपीनाथ शर्मा ये ब्राह्मण मानते हैं, किनको? गोहिलों को। डॉक्टर GH ओझा ये क्या मानते हैं? ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी में लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। ये याद रखना, गोहिल नाम का पहला इनका राजा था। गोहिल के बाद में अगला शक्तिशाली राजा हुआ बप्पा रावल। यानी यहाँ केवल शक्तिशाली शासकों के बारे में पढ़ेंगे, ये नहीं है कि टोटल एक एक पढ़े, उतना ही इसमें दिया गया है। 734 से 753 राज प्रशस्ति किसकी है? याद आई, महाराणा राज सिंह, जिन्होंने राजसमंद बसाया, राजसमंद झील बनाई। उन्होंने राजसमंद झील के किनारे
नौ चौकी याद है ना, रणछोड़ भट्ट के द्वारा मेवाड़ का इतिहास लिखा गया, रणछोड़ भट्ट। तो उस नौ चौकी पर ही जो लिखा गया है उसे राज प्रशस्ति कहते हैं। उसके अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य, ये कोई मौर्य वंश का कोई शासक था, उसको पराजित कर दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, मगर राजधानी चित्तौड़ को नहीं बनाई। राजधानी थी नागदा, ठीक है, बप्पा रावल की राजधानी नागदा। ट्रिक याद रख सकते हैं, बन्ना, ठीक है, बन्ना, और बन्ना वैसे बोलते ही हैं आजकल राजपूत मित्रों को, बन्ना, ठीक है। तो बप्पा ने, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, बै से बप्पा, ना से नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी, ये याद रखना आपको, एक लिंग जी यानी शिव जी के का अवतार लकुलिस मंदिर बनाया। एक लिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता थे। G.H. ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। यहाँ से भी प्रश्न ध्यान रखना, बप्पा तो है उपाधि, जैसे कैसे याद रहेगा, मूल नाम है कालभोज, इसकी भी ट्रिक है, जैसे बापू नहीं कहते महात्मा गांधी को बापू, तो ऐसे बप्पा, बापू, बप्पा, तो बप्पा तो हो गई उपाधि और मूल नाम कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद ही रचनाकार, ये भी याद रखना, वीर विनोद किसने लिखी है, कवि राजा श्यामल दास ने। कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब है, बप्पा उपाधि है बप्पा। ऐसी मान्यता थी कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती को बप्पा ने स्वीकार किया और उन्हें सिंध तक खदेड़ा। ये भी एक बड़ी है उपलब्धि है। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने ईरान के वहाँ कोई राजकुमारी है उससे विवाह किया था। इसलिए इतिहासकार शिवी वैद्य, याद है ना, वैद्य और ओझा राजपूतों को प्राचीन आर्यों के संतान मानते हैं। उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। शिवी वैद्य किसकी, बप्पा की। अभी मार्टेल कौन था? मार्टेल था फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया। यानी जब अरब क्षेत्र में इस्लाम साम्राज्य फैल रहा था तेजी से, तो ये बढ़ते बढ़ते यूरोप में फ्रांस तक पहुंच चुके थे। और फ्रांस पर अगर चार्ल्स मार्टेल जैसा सेनापति नहीं होता तो फ्रांस पूरी तरह से जो है अरबों के अधिकार में आ जाता। तो चार्ल्स मार्टेल जो है बहुत एक तरह से फ्रांस के इतिहास में बहुत सम्मान से उसको याद किया जाता है। तो सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से की है कि अगर चार्ल्स मार्टेल की तरह बप्पा रावल नहीं होते तो अरब जो आक्रमण था वो इसी समय 7वीं 8वीं सदी में ही भारत पर हो जाता। अब है जेतर सिंह, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, समझ में आ रहा है क्या ये तरीका सही है? इसी के अगर मैं नोट्स बनाऊं तो भी बात वही है, बोर्ड पे पढ़ाऊं तो फिर कुछ किताबें आपको ये लगेगा कि किताब में कोई चीज़ छोड़ दी होगी, इसलिए ये तरीका अपना रखा है। आप बताएं, आप इससे अच्छा लगता है कि आपको? धन्यवाद।